यह स्टोरी एक ब्रूटल दुनिया में सेट है जहां कमजोरों का खून लगातार ताकतवर लोगों द्वारा बहाया जाता है। इस जगह पर सिर्फ सबसे पावरफुल लोग ही उस खून को पी सकते हैं और केओस के बीच सरवाइव कर सकते हैं। एक डार्क घने जंगल में एक क्रीचर जो हिरण जैसा दिखता है शांति से खाना खा रहा है, लेकिन जो उसे नहीं पता वो ये है कि उसे देखा जा रहा है और शिकारियों द्वारा पहले से ही शिकार के रूप में मार्क किया जा चुका है। झाड़ियों में छिपे हुए हमारा मैं कैरेक्टर शूट करने के लिए तैयार होता है, जबकि कोई उसे शांत रहने की सलाह देता है। वो फिर पूरी ताकत के साथ धनुष की डोरी को पीछे खींचता है, परफेक्ट शॉट के लिए तैयारी करते हुए। उसका साथी सिग्नल देता है और वो तीर को बेबस जानवर की तरफ छोड़ता है। हालांकि ठीक जब वो शूट करता है, एक तेज आवाज जंगल में गूंजती है और वो क्रीचर शोर से डर जाता है। निराशा में बूढ़ा आदमी चिल्लाता है प्रोटैगनिस्ट का नाम, जो जोहान है। जोहान एक शरारती मुस्कान के साथ दिखाई देता है, टूटा हुआ धनुष पकड़े हुए, जबकि उसका मास्टर फेलियर के लिए उसे डांटता है। वो अपना बचाव करने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि धनुष बहुत आसानी से टूट गया, लेकिन उसका मास्टर गुस्से से जवाब देता है कि उसने इसे सिर्फ एक हफ्ते पहले खरीदा था। बूढ़ा शिकारी रोने लगता है, शिकायत करते हुए कि जोहान एक नोबल होने के नाते हंटर बनने पर इतना फिक्सेटेड नहीं होना चाहिए। वो आगे कहता है कि यंग मैन धनुष की जगह तलवार चलाना सीख सकता था। शिकायतें सुनकर जोहान एक पल के लिए चुप रहता है। उसके चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन है। फिर वो जवाब देता है कि सोर्ड्समैन बनने से बिल्स पे नहीं होते जब तक आपको कोई काम नहीं मिलता। मास्टर पैसे के मुद्दे पर सहमत होता है और दोनों शिकार करने के लिए दूसरी जगह जाने का फैसला करते हैं। एमसी सोचता है कि उसे इस सड़ी हुई टूटी दुनिया में सरवाइव करने के लिए पैसों की जरूरत है। हमें पता चलता है उसका नाम जोहान आइट्स है और वो अपनी पिछली लाइफ में एक एक्सीडेंट के बाद इस दुनिया में रीइंकारनेट हुआ था। एक नोबल के रूप में फिर से जन्म लेने के बावजूद वो फैमिली की सबसे निचली रैंक पर है और उसे कुछ भी इनहेरिट नहीं मिलेगा। प्रेजेंट में वापस आते हुए उसका साथी उसे चेतावनी देता है जब जंगली भेड़ियों का एक झुंड उनके सामने दिखाई देता है। भेड़िए फिर गुस्से से चार्ज करते हैं, क्लियरिंग में दोनों शिकारियों पर अपने तेज दांत दिखाते हुए। बिना एक सेकंड सोचे बूढ़ा शिकारी पलटता है और डर से भाग जाता है, जोहन को पीछे छोड़ते हुए। लेकिन प्रोटैगनिस्ट शांत रहता है और इस दुनिया की नेचर के बारे में सोचना शुरू करता है जिसमें वो फिर से जन्मा है। वो समझता है कि यह जगह एक बहुत रियलिस्टिक और ग्रिम रिप्रेजेंटेशन है एक क्रूल मिडीवल युग की। क्रूल्टी इतनी ज्यादा है कि जो लोग मर चुके हैं वो भी इस निर्जन जगह में आराम नहीं पाते दिखते। उसका साथी सोचता है कि क्या बॉडीज उनके गांव की हैं, लेकिन जोहन कहता है यह जानना इम्पॉसिबल है। यंग मैन फिर पूरे यकीन के साथ कहता है कि इस दुनिया में कमजोर लोग सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए शिकार हैं जिन पर वो पलते हैं। यह सोचकर वो अपनी मुट्ठी भींचता है, यह तय करते हुए कि वो उन आसान टारगेट्स में से एक नहीं बनेगा। उस फेट से बचने के लिए वो चमकती आंखों के साथ चिल्लाता है कि उसे सिर्फ एक चीज की जरूरत है, बहुत सारा पैसा। उसे याद आता है कि जब वो पहली बार आया था तो उसे किसी स्पेशल स्किल या स्टेटस विंडो की उम्मीद थी, लेकिन चूंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने अपना मेन गोल एक सिंगल चीज में बदल दिया, पैसा कमाना। कैश के साथ वो इस टेरिटरी को छोड़ सकता था और जो चाहे कर सकता था, जैसे मर्चेंट या फार्मर बनना। जबकि वो अपने लालची थॉट्स में खोया हुआ है, उसका मास्टर उसे पास में मिली किसी चीज को देखने के लिए बुलाता है। शिकारी उसे एक रेयर मेडिसिनल हर्ब दिखाता है जिसे इम्प्स ग्रास कहते हैं, जो खून रोकने के लिए बहुत अच्छा है। बिना किसी झिझक के जोहान उसके हाथ से पौधे को छीन लेता है, सिर्फ यह सोचते हुए कि यह कितना एक्सपेंसिव और वैल्यूएबल होगा। अपने चेहरे पर एक हास्यास्पद लुक के साथ वो मेंटली उसे कैश के लिए धन्यवाद देता है, अपने साथी को पूरी तरह स्पीचलेस छोड़ते हुए। एक पल बाद जोहान जमीन पर पड़ी एक छोटी थैली की ओर इशारा करता है, कहते हुए कि मास्टर ने कुछ गिरा दिया। वो थैली उठाता है, लेकिन शिकारी कहता है यह उसकी नहीं है, और उसे अजीब लगता है क्योंकि कोई और इतने गहरे जंगल में नहीं जाता। अचानक मास्टर शॉक्ड दिखता है, उसकी आंखें चौड़ी हैं जैसे उसे कुछ भयानक रियलाइज हुआ हो। दोनों ऊपर देखते हैं, चौंक कर जब वो एक अजीब आवाज सुनते हैं जो जंगल के अंधेरे से आ रही है। अचानक एक डेस्परेट आवाज पेड़ों के बीच गूंजती है, मदद के लिए चीखते हुए, जबकि वो बिना दिशा के भागती है। चीखें और भेड़ियों की गुर्राहट सुनकर जोहान और उसका साथी आवाज की तरफ देखते हैं, डरे हुए। वो फिर एक छोटी लड़की को एक पेड़ पर कॉर्नर्ड देखते हैं, गुस्से में भरे भेड़ियों के झुंड से घिरी हुई। मास्टर उसे डेल के रूप में पहचानता है, रॉबर्ट की बेटी, और सोचता है कि एक बच्ची जंगल में इतनी गहराई में क्या कर रही है। भेड़िए सामान्य से बिगर और ज्यादा एग्रेसिव दिखते हैं, लड़की पर अपने दांत दिखाते हुए और गुर्राते हुए। डरकर
शिकारी कहता है कि वो अपने दम पर इतने भेड़ियों को हैंडल नहीं कर सकते और मदद लेने के लिए पीछे हटने का सजेस्ट करता है, लेकिन जोहान उसे भागने से रोकता है और खतरे की तरफ बढ़ने का फैसला करता है। बूढ़े आदमी की हैरानी के लिए जोसेफ चिल्लाता है कि यह खतरनाक है क्योंकि भेड़िए इंसानों के शिकारी हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे रीअश्योर करता है। यंग मैन कहता है कि वो झुंड को डिस्ट्रैक्ट करेगा ताकि उसका साथी लड़की को सेफली बचा सके। शिकारी स्टन्ड, यकीन नहीं कर पा रहा कि एक नोबल खुद को एक कॉमनर को बचाने के लिए बेट के रूप में पेश करेगा। हालांकि जोहान के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान है क्योंकि उसे रियलाइज हो गया है कि यह सिचुएशन एक गोल्ड माइन है। वो कम से कम 10 भेड़ियों को गिनता है और पहले से ही उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना शुरू कर देता है जो वो उन सब की खाल बेचकर कमाएगा। कान से कान तक मुस्कान के साथ वो अपने प्रेशियस छोटे मनी मेकर्स का सामना करने के लिए तैयार होता है। अपने साथी के रवैये को देखकर उसका कंपेनियन पूरी तरह कंफ्यूज्ड है, कोई आइडिया नहीं कि क्या हो रहा है। फिर प्रोटैगनिस्ट अपनी तलवार निकालता है एक अजीब स्टैंस के साथ और जोसेफ उसकी खराब सोर्ड्समैनशिप पर सवाल उठाता है। बिना समय गंवाए जानवर उसकी तरफ चार्ज करते हैं, आने वाले हमले के लिए तैयार। यंग मैन तेजी से जानवरों के अटैक को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। वो पहले भेड़िए को अपनी तलवार से ब्लॉक करने में सफल होता है, खतरनाक क्रीचर के चार्ज को रोकते हुए। जानवर ब्लेड को जोर से काटता है, अपने नुकीले दांतों से इसे तोड़ने की कोशिश करते हुए। छोड़ने को तैयार नहीं, वो अपने जबड़े से तलवार पर दबाव डालता रहता है। प्रोटैगनिस्ट की हैरानी के लिए तलवार जंगली भेड़िए की काट की ताकत से टूट जाती है, इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाए। एक और क्रीचर उस पर साइड से अटैक करता है, उसका मुंह पूरा खुला हुआ, काटने के लिए तैयार। लड़ाई की भीड़ के बीच यंग मैन जंगली जानवरों से घिरा हुआ है। एक ब्रूटल सीन में जोसेफ डर से देखता है और निराशा में जोहान का नाम चिल्लाता है, सबसे बुरे का डर रखते हुए। इस बीच कहीं और घटनाएं बहुत अलग तरीके से सामने आ रही हैं। एड्स टेरिटरी में नोबल फैमिली बल्ट्रोदन गांव का इंस्पेक्शन कर रहा है एक बड़े जुलूस के साथ। गरीब गंदे ग्रामीण डर से अपना सिर झुकाते हैं जैसे नोबल्स का जुलूस गुजरता है। एक बूढ़ा आदमी एक बच्ची को गले लगाता है, उसे चारों तरफ के अत्याचार और दुख के सीन से बचाने की कोशिश करते हुए। कॉन्क्यूबाइंस में से एक, जिसका नाम मैडम आइट्स है, वहां इकट्ठे हुए आम लोगों से आ रही भयानक बदबू की शिकायत करती है। परिवार का सबसे बड़ा बेटा फिलिप एड्स सीन को एक गंभीर और उदासीन एक्सप्रेशन के साथ देखता है। टेरिटोरी का लॉर्ड जीजन भी जगह की बदबू के बारे में शिकायत करता है, इसे एक दुखी जगह बुलाते हुए। फिलिप अपने पिता को बताता है कि जोहान मौजूद नहीं है और उसे ढूंढने के लिए सोल्जर्स भेजने की पेशकश करता है। जेसन एड्स अपने सबसे छोटे बेटे की अनुपस्थिति के बारे में जानकर गुस्से से फट पड़ता है। इंपॉर्टेंट इंस्पेक्शन के दौरान वो चिल्लाता है कि उसे जोहान की परवाह नहीं है और यह कि वो लड़का अपनी मां के जैसा ही दुखद अंत देख सकता है। घृणा के एक्सप्रेशन के साथ टेरिटरी का लॉर्ड अपने एब्सेंट बेटे को कोसना और नीचा दिखाना जारी रखता है। अचानक जीजन अपने घोड़े को रोकता है गांव के एंट्रेंस पर घास के एक बड़े ढेर को देखकर। वो पूछता है यह क्या है और ग्रामीणों में से एक घुटने टेक देता है, माफी मांगते हुए इससे पहले की स्थिति समझाए। ग्रामीण कहते हैं उन्होंने जोहान के ट्रेनिंग ट्रैप्स को ढक दिया क्योंकि उन्हें लगा वो बदसूरत थे। जेसन जोहान के ट्रेनिंग के आइडिया पर हंसता है और घास को देखते हुए अपने बेटे को एक पैथेटिक कीड़ा बुलाता है, लेकिन जैसे वो करीब से देखता है उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है जब वो देखता है कि नीचे क्या छिपा था। घास के नीचे उसे लकड़ी के कई लॉग्स मिलते हैं जिन पर चारों तरफ मुक्कों और लातों के गहरे निशान हैं। जेसन तबाह हुए लॉग्स की संख्या देखकर शॉक्ड है और सोचता है यह दुनिया में क्या है। फॉरेस्ट में वापस जोहान जमीन पर पड़ा है जबकि भेड़िए उसे घेरते हैं, उसे लगातार काटते हुए। जानवरों में से एक आखिरी वार देने के लिए पास आता है, लेकिन अचानक रुक जाता है जैसे कुछ गलत हो। फिर जोहान भेड़िए का जबड़ा पकड़ता है और कहता है कि तलवारों से लड़ना वाकई उसका स्टाइल नहीं है। अमेजिंग ताकत के साथ वो क्रीचर को दूर फेंक देता है, दूसरे जानवरों को अलर्ट कर देता है। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है और कहता है कि अब वो अपने तरीके से लड़ेगा, भेड़ियों को अपनी छोटी कैश मशीन्स बुलाते हुए। वो जानता है कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर की सर्वाइवल है और शिकार बनने से बचने के लिए उसे कैश चाहिए, और वो कैश पाने के लिए उसे कुछ और चाहिए। जैसे झुंड अटैक के लिए आगे बढ़ता है, वो फिर अपनी मुट्ठी कसकर भींचता है, अपनी असली लड़ने की एबिलिटी दिखाने के लिए तैयार होते हुए। उसे जो चाहिए वो है ओवरवेलमिंग ताकत, जो एक सामान्य इंसान की लिमिट्स को पार कर सके। जोसेफ सीन देखता है, पूरी तरह शॉक्ड और समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। एक डायरेक्ट पंच के साथ जोहान एक भेड़िए के चेहरे पर जोरदार वार करता है, जिसे रिएक्ट करने का मुश्किल से समय मिलता है। इंपैक्ट इतना पावरफुल है कि यह कई अन्य भेड़ियों को हवा में उड़ा देता है बहुत आसानी से। यंग मैन एक और जानवर को गर्दन से पकड़ता है, एक डरावनी और बहुत बड़ी फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाते हुए। एक क्विक और ब्रूटल सीन में
वो बेबस क्रिएचर को आखिरी डिसाइसिव वॉर देता है। भेड़िए का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिरता है जोसेफ की हैरानी के लिए, जो दूर से देख रहा है। बूढ़ा शिकारी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता और सोचता है यह अमेजिंग ताकत कहां से आती है। जोहान भेड़ियों की बॉडीज के बीच मुस्कुराता है, सोचते हुए कि उसे इन सब की खाल के लिए कितना पैसा मिलेगा। एक याद दिखाती है कि उसे कम उम्र से ही मान लेना पड़ा कि इस नई दुनिया में जिंदगी आसान नहीं होगी। उसके बड़े भाई लगातार उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे, उसे बास्टर्ड बुलाते हुए और मां नहीं होने के लिए उसे नीचा दिखाते हुए। क्योंकि उनकी हायर रैंक थी, वो उसे परेशान करते थे और पीटते थे जब भी उन्हें अपनी ताकत दिखाने का मन करता था। जमीन पर पड़े हुए यंग जोहान को रियलाइज हुआ कि यह दुनिया कितनी क्रूल थी और कि किसी को उसकी परवाह नहीं होगी। उसने फिर समझ लिया कि वो अकेला इंसान जिस पर वो यहां सरवाइव करने के लिए भरोसा कर सकता था, वो खुद था। यह सोचकर उसने सोचना शुरू किया कि उसे इस मिडीवल दुनिया में गुजारा करने के लिए क्या चाहिए होगा। खुशकिस्मती से प्रोटैगनिस्ट के पास एक बड़ा फायदा था, अपनी पिछली लाइफ से नॉलेज, एक स्टूडेंट के रूप में। इस वजह से उसके दिमाग में वो समझ थी जिसकी उस युग के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो उसने इस सारी नॉलेज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग से शुरुआत करते हुए लड़के ने सुपर फूड्स के साथ एक बैलेंस डाइट भी बनाई, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। उसने मॉडर्न साइंस पर आधारित एक एक्सरसाइज रेजिमेन भी बनाया और पास से मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस किया। और इस तरह उसकी लगातार ट्रेनिंग कई सालों की मेहनत में जमा होती गई। उस सारे समय के बाद एक बड़ा और मजबूत जोहान एक ही पंचवोत्सिया पेड़ के तनों को तोड़ सकता था। उसकी डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन उसकी सारी मेहनत के नतीजे दिखाती थी, जबकि वो ट्रेनिंग करता रहता था। उसके वारों की ताकत इतनी बेहिसाब थी कि वो एक पूरे पेड़ को जमीन से उखाड़ सकता था। हर ट्रेनिंग सेशन के साथ उसका शरीर और भी ज्यादा ओवरवेलमिंग ताकत दिखाता था और वो नया महसूस करता था। तबाह हुए लॉग्स के बीच वो सोचता था कि क्या यह ताकत एक आशीर्वाद थी या उसकी जिंदगी में एक नई चुनौती। प्रेजेंट में वापस फॉरेस्ट में एक गुर्राहट की आवाज अंधेरे में गूंजती है इंटेंस लड़ाई के बाद। प्रोटैगनिस्ट राहत की सांस लेता है अपने हाथ को देखते हुए, जबकि वो जानवरों के खिलाफ लड़ाई से ठीक होता है। वो जमीन पर भेड़ियों की बॉडीज को देखता है और निष्कर्ष निकालता है कि यह झुंड का आखिरी लगता है। इस बीच जोसेफ छोटी डेल को गले लगाता है, जो खतरे से बच जाने पर राहत से रो रही है। जोसेफ राहत की सांस लेता है, लेकिन फिर भी पूरी स्थिति से पूरी तरह थका हुआ और हिला हुआ दिखता है। वो फिर जोहान की तरफ मुड़ता है और उसे डांटता है, कहते हुए कि उसके कार्य बहुत लापरवाह और खतरनाक थे। लेकिन ठीक उसके बाद शिकारी भावुक हो जाता है और यंग मैन का धन्यवाद करता है बिना दूसरी सोच के लड़की को बचाने के लिए। हालांकि प्रोटैगनिस्ट अपनी दुनिया में है, सोचते हुए कि कौन सी भेड़िए की खाल सबसे ज्यादा कैश लाएगी। वो पूछता है कि जोसेफ ने क्या कहा और फिर डेल की तरफ मुड़ता है यह देखने के लिए कि क्या उसे कहीं चोट लगी। अचानक छोटी लड़की की आंखें बड़ी हो जाती हैं और पूरी दहशत का एक भाव उसके चेहरे पर आ जाता है। उनके पीछे लाल आंखों वाली एक विशाल छाया दिखाई देती है और एक डरावनी गुर्राहट निकालती है। जोहान और जोसेफ घूमते हैं कंफ्यूज्ड, जबकि डेल अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लेती है, देखने में असमर्थ। क्रीचर अपने तेज दांत दिखाता है और घने जंगल के अंधेरे में अपनी गुस्से वाली नजर। एक राक्षसी विशाल भेड़िया जोहान के सामने उभरता है, झुंड का लीडर दिखता है जिसे उसने हराया। जोसेफ पूरी घबराहट में चिल्लाता है, यह रियलाइज करते हुए कि वो एक असली मॉन्स्टर का सामना कर रहे हैं। वो लड़की को पकड़ता है और चेतावनी देता है कि उन्हें भागना है, क्योंकि सिर्फ एक आर्मी ही उस चीज को संभाल सकती है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है और क्रीचर की तरफ मुड़ता है, पूछते हुए कि क्या यह इस क्रू का बॉस है। वो मॉन्स्टर के नीचे वालों को मारने के लिए माफी मांगता है और बताता है कि उनकी खाल बहुत कीमती है। विशाल जानवर यंग मैन को प्योर नफरत की नजर से घूरता है, उसकी आंखें इंटेंस लाल रंग में चमक रही हैं। जोहान रियलाइज करता है कि मॉन्स्टर उसे शिकार के रूप में देखता है और उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान आती है। क्रीचर फिर अपना विशाल मुंह खोलता है और एक कानों को फाड़ने वाली दहाड़ छोड़ता है जो पूरे जंगल में गूंजती है। बिना डरे प्रोटैगनिस्ट जानवर की तरफ चार्ज करता है, कहते हुए कि कोई फर्क नहीं पड़ता, यह क्या है। यंग मैन जमीन से एक विशाल पत्थर उठाता है और चिल्लाता है कि इस चीज की खाल बहुत ज्यादा पैसे की होगी। फिर सुपर ह्यूमन ताकत के साथ वो पत्थर फेंकता है जो सीधा मॉन्स्टर के सिर पर टकराता है। पत्थर मॉन्स्टर पर स्क्वायर टकराता है और वो डायरेक्ट इंपैक्ट से दर्द और गुस्से की दहाड़ निकालता है। लेकिन जोहान निराशा में चिल्लाता है क्योंकि उसने जानवर की खाल को खरोंच दिया, शिकायत करते हुए कि अब कीमत गिर जाएगी। अपनी लाल आंखों से नफरत के साथ चमकते हुए क्रीचर प्रोटैगनिस्ट को घूरता है, गुस्से से गुर्राते हुए। फिर जानवर अपना मुंह खोलता है और एक पावरफुल चीख छोड़ता है
जो पूरे जंगल को हिलाती दिखती है। आवाज इतनी इंटेंस है कि प्रोटैगनिस्ट अपने हाथों से अपने कानों को ढक लेता है, असहनीय दर्द महसूस करते हुए। इस बीच जोसेफ छोटी लड़की को कसकर गले लगाता है, कानों को फाड़ने वाली आवाज से उसे बचाने की कोशिश करते हुए। जोहान अपने दांत पीसता है और दर्द में तड़पता है, जबकि मॉन्स्टर की चीख उसके दिमाग को सीधे अफेक्ट करती दिखती है। उसे चक्कर आता है और उसकी नजर ब्लर होने लगती है, जबकि वो सोचता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक दो वॉरियर्स के तलवारों से लड़ने का एक अजीब विजन अचानक उसके दिमाग में फ्लैश करता है। सीन इतना इंटेंस और असली है कि यंग मैन निराशा में चिल्लाता है, उस पुरानी याद के दर्द को महसूस करते हुए। जल्द ही वो जमीन पर गिर जाता है, हांफते हुए और कंफ्यूज्ड, सोचते हुए कि उसके साथ अभी क्या हुआ। अभी भी थोड़ा चक्कर में वो चारों तरफ देखता है और सोचता है कि वो मॉन्स्टर कहां गया जो उसके सामने था। उसकी हैरानी के लिए क्रीचर बस गायब हो गया है, बिना किसी निशान के गहरे जंगल में। वो फिर जोसेफ और डेल को जमीन पर देखता है, गहरी नींद में, जैसे वो बेहोश हो गए हों। प्रोटैगनिस्ट पास जाता है और रियलाइज करता है कि वो बस सो रहे हैं और कि सब अब सेफ हैं। उसे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन जोसेफ को उठाता है वापस जाने के लिए, क्योंकि दूसरे मॉन्स्टर्स आ सकते हैं। यंग मैन फिर शिकारी को अपने कंधों पर उठाता है और गहरे जंगल से चलना शुरू करता है। जैसे वो चलता है, वो भेड़िए की खालों को नहीं ले पा सकने का दुख जताता है, लेकिन बाद में एक गाड़ी के साथ वापस आने का वादा करता है। रात गहरी होती है और पूर्णिमा का चांद उदास जंगल के पेड़ों के बीच उनका रास्ता रोशन करता है। जैसे वो गांव के पास आता है, वो देखता है कि लाइट्स जल रही हैं और सोचता है कि क्या वो डेल को ढूंढ रहे हैं। वो फिर कल्पना करना शुरू करता है कि उसका पिता उसकी तारीफ करेगा और सबके सामने उसे अपना उत्तराधिकारी नाम देगा। लेकिन वो जल्दी से आइडिया को खारिज करता है और सोचता है कि शायद वो कम से कम गार्ड में एक पोजीशन पा सके, ताकि भूखा न रहे। हालांकि जैसे वो गांव के करीब आता है, वो कुछ अजीब नोटिस करता है और उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाता है। एक जली हुई मशाल की रोशनी अंधेरे को रोशन करती है, एक बड़े ग्रुप के लोगों की मौजूदगी दिखाते हुए। अचानक वो अपने परिवार की इंस्पेक्शन पार्टी के सामने आ जाता है, सोल्जर्स और घोड़ों के साथ हर जगह। प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह स्टन्ड है। उसके चेहरे पर शॉक का एक भाव है जब वो रियलाइज करता है कि वो किस मेस में है। उसका बड़ा भाई फिलिप गुस्से से चिल्लाता है, पूछते हुए कि वो अपने पिता के इंस्पेक्शन के दौरान कहां था। यंग मैन आखिरकार दिन की इंपॉर्टेंट घटना याद करता है और रियलाइज करता है कि वो पूरी तरह फंस गया है। अपने घोड़े पर बैठे हुए उसका पिता उसे एक इंसोलेंट लड़का बुलाता है, प्योर घृणा और गुस्से के भाव के साथ। टेरिटरी का लॉर्ड फिर घोड़े से उतरता है। उसका आर्मर्ड बूट मजबूती से जमीन पर उतरता है। जोहान जोसेफ को जमीन पर रखता है और समझाने की कोशिश करता है, कहते हुए कि उसे एक इमरजेंसी थी, लेकिन उसका पिता सुनना नहीं चाहता। जीजन उसे तुरंत अपना मुंह बंद करने को कहता है, जबकि अपने हाथ में एक विशाल डिटेल्ड कुल्हाड़ी पकड़े हुए पेट्रियार्क धमकाता है कि वो अपने बेटे का सिर फोड़ देगा, उसे इग्नोर करने की हिम्मत करने के लिए, अपना सारा गुस्सा दिखाते हुए। सोल्जर्स द्वारा पकड़ी गई मशालों की रोशनी रात के बीच पिता और बेटे के बीच तनावपूर्ण सीन को रोशन करती है। फिलिप अपने छोटे भाई पर चिल्लाना जारी रखता है, उस पर अपनी अनुपस्थिति से अपने पिता का अपमान करने का आरोप लगाते हुए। आखिरकार जोहान को रियलाइज होता है और वो समझ जाता है कि वो उस दिन की इंस्पेक्शन पूरी तरह भूल गया था। उसका पिता उसे फिर से गाली देता है, उसे एक इमेच्योर बास्टर्ड बुलाते हुए और उसके लिए अपनी पूरी घृणा दिखाते हुए। आदमी भारी धमकी भरे कदमों के साथ पास आता है, दिखाते हुए कि स्थिति बहुत सीरियस है। प्रोटैगनिस्ट फिर से खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन बोलना शुरू करने से पहले ही काट दिया जाता है। जैसे जीजन अपनी कुल्हाड़ी उसकी तरफ उठाता है। जीजन अपने बेटे को अपनी कुल्हाड़ी से धमकाता है और चिल्लाता है कि वो उसे इग्नोर करने के लिए उसका घमंडी सिर कुचल देगा। प्रोटैगनिस्ट मेंटली शिकायत करता है कि वो मुश्किल से उस सब से बचा और अब उसे बिना खालों के भी यह सब सुनना पड़ रहा है। लेकिन एक मुस्कान के साथ वो रियलाइज करता है कि वो इस स्थिति को एक शानदार मौके में बदल सकता है। तो जोहान समझाना शुरू करता है, कहते हुए कि वो जानबूझकर एब्सेंट नहीं था और जंगल में लोगों को बचा रहा था। उस समय भीड़ से एक आदमी डेल का नाम चिल्लाता है और बेहोश छोटी लड़की की तरफ भागता है। अपनी आंखों में आंसुओं के साथ वो अपनी बेटी को गले लगाता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि वो ठीक है और उसकी बाहों में सेफ है। आदमी राहत से रोता रहता है अपनी बेटी को इतने समय तक ढूंढने के बाद सुरक्षित और सेफ पाकर। जोहान मौके का फायदा उठाता है और समझाता है कि लड़की भेड़ियों से घिरी हुई थी और उसने उसे बचाने के लिए लड़ाई की। ग्रामीण शॉक्ड हैं और वो कहता है कि उसने एक नाइट के बेटे के रूप में अपनी ड्यूटी पूरी की, उन्हें प्रोटेक्ट करके। इसके साथ यंग मैन रिस्पेक्टफुली झुकता है और एस्टेट की सेफ्टी के लिए अपना बेस्ट करना जारी रखने का वादा करता है।
वो गार्ड के कैप्टन की पोजीशन तक मांगता है, अपने भाई फिलिप को एक गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ छोड़ते हुए। अपने विचारों में प्रोटैगनिस्ट अपनी शानदार परफॉर्मेंस और अभी अभी की सेल्फ प्रमोशन पर खुद को बधाई देता है, लेकिन जीजन सार्कास्टिकली उसे फ्यूचर कैप्टन बुलाता है और पूछता है कि भेड़िए कहाँ हैं, सबूत मांगते हुए। यंग मैन अपने विचारों में गुस्से में है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका पिता कॉन्क्रीट सबूत मांगेगा। फिर भी वो एक्ट जारी रखने की कोशिश करता है और एक फोर्स्ड मुस्कान के साथ जोर देता है कि वो किसी से झूठ नहीं बोल रहा। वो झूठ को दोगुना करता है, कहते हुए कि उसने लेजेंडरी ग्रेट डार्क वुल्फ का भी सामना किया, कुछ लोगों को शॉक में छोड़ते हुए। जीजन का चेहरा गुस्से से भर जाता है, क्योंकि लेजेंडरी क्रीचर के बारे में झूठ उसके लिए आखिरी तिनका था। इसके साथ उसका पिता चिल्लाता है कि उसका बेटा उसके सामने झूठ बोलने की हिम्मत करता है और उसका मुंह फाड़ने की धमकी देता है। जोहन पसीना बहाना शुरू करता है और पूछता है कि क्या उसका पिता एक ड्यूअल चाहता है। ठीक वहीं, और तब अपनी स्किल्स प्रूव करने की पेशकश करते हुए। वो लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि सब कुछ के बावजूद जीजन अभी भी उसका पिता था। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ जीजन ड्यूअल स्वीकार करता है और कहता है कि वो देखना चाहता है कि उसका बेटा वाकई कितना स्किल्ड है। वो फिर यंग मैन को अपनी तलवार उठाने का आदेश देता है और चेतावनी देता है कि ड्यूअल सिर्फ हथियारों के साथ होगा। जोहन के चेहरे पर शौक और हैरानी का भाव है, क्योंकि उसे उस स्पेसिफिक शर्त की उम्मीद नहीं थी। अपने विचारों में वो अपने पिता को कोसता है कि उसने कभी उसे हथियार चलाना नहीं सिखाया, इससे पहले कि यह मांग करे। अरीना के बीच में टेरिटोरी का लॉर्ड अपने बेटे से ड्यूअल शुरू करने के लिए अपनी तलवार निकालने को कहता है। प्रोटैगनिस्ट फिर वो टूटी हुई तलवार दिखाता है जो उसने भेड़ियों के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल की थी, अपने पिता को गुस्सा दिलाते हुए। जीजन फिलिप को आदेश देता है कि वो अपनी तलवार अपने भाई को दे, और यंग मैन कुछ हिचकिचाहट के साथ सहमत होता है। जैसे वो हथियार सौंपता है, फिलिप जोहान को माफी मांगने की सलाह देता है, क्योंकि इससे जिंदा बाहर निकलने का यही एक रास्ता है। लेकिन यंग मैन माफी मांगने से इनकार करता है, यकीन रखते हुए कि उसने कुछ गलत नहीं किया और कि एक आदमी भागता नहीं। वो फिर अपने भाई को साइड में धकेलता है और कहता है कि वो अपने पिता के साथ इस ड्यूअल से बहुत कुछ सीखने की उम्मीद करता है। जीजन अपना बैटल हेलमेट पहनता है, उनके बीच शुरू होने वाली लड़ाई के लिए तैयारी करते हुए। प्रोटैगनिस्ट यकीन रखता है कि अपनी स्किल्स दिखाने से उसका पिता उसे मान्यता देगा, इस तरह अपनी वर्थ साबित करते हुए। एक डिटर्मिन्ड नजर के साथ वो पूरी तरह उस लड़ाई पर फोकस करता है जो इस परिवार में उसका भविष्य तय करेगी। अचानक उसके पिता की आंखें बड़ी हो जाती हैं और पूरी हैरानी का एक भाव उसके चेहरे पर आ जाता है। जोहान की तलवार से एक राक्षसी लाल रोशनी निकलती है और जीजन सोचता है कि यह क्या है। यंग मैन फिर चार्ज करता है और अपनी तलवार से अटैक करता है, जो अपने पिता की कुल्हाड़ी से जोरदार टकराती है। इंपैक्ट इतना स्ट्रांग है कि जीजन की कुल्हाड़ी का ब्लेड कई टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाता है। वार की ताकत हथियार से होकर गुजरती है और टेरिटरी के लॉर्ड को टकराती है, जो शॉक से दर्द में कराहता है। इंपैक्ट लहराता रहता है प्रोटैगनिस्ट के अपने पिता के खिलाफ अटैक की बहुत बड़ी पावर दिखाते हुए। जेसन पीछे धकेला जाता है, लेकिन अपने पैर जमीन में गाड़ देता है ताकि पीछे ना उड़े। जेसन अपने दांत गुस्से से पीसता है, मुश्किल से अपने सबसे छोटे बेटे की हिम्मत पर अपना गुस्सा रोक पा रहा है। पूरी तरह गुस्से में वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और चिल्लाता है, अपने ही बेटे को एक बेकार पैरासाइट बुलाते हुए। जोहान जोरदार वार से सीधे मारा जाता है और इंपैक्ट को दर्द के साथ अपने पूरे शरीर में महसूस करता है। उसके भाई सीन देखते हैं, शॉक्ड, और रियलाइज करते हैं कि उनके पिता सीरियस हैं और यंग मैन को खत्म कर सकते हैं। पेट्रियार्क फिर चिल्लाता है कि उसने अपने बेटे को लड़ना कभी नहीं सिखाया, क्योंकि वो वैसे भी बेकार होगा। वो लड़के को गाली देना जारी रखता है, कहते हुए कि चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, वो कभी उसे पार नहीं कर पाएगा। जीजन पागल लगने लगता है, चिल्लाते हुए कि एस्टेट उसकी है और कोई भी इसे कभी उसके हाथों से नहीं लेगा। घायल जोहान सोचता है कि उसके पिता को क्या हो गया है और क्या उसने पीने से अपना दिमाग खो दिया, लेकिन वो जल्द ही रियलाइज करता है कि उसके चेहरे पर बहता खून सीरियसली उसकी नजर के साथ गड़बड़ कर रहा है। अचानक फिलिप अपने छोटे भाई का नाम निराशा और चिंता के भाव के साथ चिल्लाता है। प्रोटैगनिस्ट चिल्लाहट सुनकर हैरान है और उस अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन की वजह के बारे में सोचता है। वो फिर अपना चेहरा उठाता है और नुकसान में होने के बावजूद एक डिटर्मिन्ड संबट नजर के साथ अपने पिता को घूरता है। ग्रामीणों की भीड़ सीन देखती है, पूरी तरह डरी हुई, एक भी काम करने में असमर्थ। अपनी आखिरी ताकत के साथ जोहान कुल्हाड़ी के ब्लेड को अपनी तलवार के बचे हुए हिस्से से रोकने में कामयाब होता है। दबाव बहुत ज्यादा है और चिंगारियां हर तरफ उड़ती हैं, जबकि दोनों अरीना के बीच में अपनी ताकत टेस्ट करते हैं। लेकिन यंग मैन की तलवार इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती और टुकड़ों में टूट जाती है, उसे पूरी तरह निहत्था छोड़ते हुए।
जमीन पर घुटने टेकते हुए प्रोटैगोनिस्ट अपनी हार मान लेता है तलवार के बचे हुए हिस्सों के साथ उसके बगल में। जेसन फिर पास आता है और अपने बेटे से कहता है कि अपनी जगह जाने और फिर कभी उसे चैलेंज ना करे। एक धमकी भरी नजर के साथ वो चेतावनी देता है कि अगर वो उसे फिर से देखता है तो वो सच में उसका सिर हमेशा के लिए कुचल देगा। टेरिटरी का लॉर्ड फिर अपने बेटे से पीठ करता है और चला जाता है, उसे अकेला और अपमानित छोड़ते हुए। अरीना में अकेले जोहान भीड़ से घिरा है जो उसे चुपचाप उनकी आंखों में दया के साथ देखती है। एक ज्यादा सिक्लूडेड जगह पर कोई कमेंट करता है कि जीजन ने अपने बेटे के साथ जो किया वो बहुत अनफेयर और क्रूल था। एक चर्च के अंदर एक लंबा ब्लॉन्ड आदमी यंग मैन को मिले ट्रीटमेंट के बारे में गुस्से से शिकायत करता है। फादर वालबर्ग कहते हैं कि एक नाइट को सम्मान होना चाहिए और सवाल करते हैं कि एक पिता अपने बेटे के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है। इस बीच जोहान का इलाज किया जा रहा है और वो एक फोर्स्ड मुस्कान के साथ कहता है कि वो ठीक है और कम से कम वो बच गया। प्रीस्ट शिकायत करना जारी रखता है कि जीजन पूरे आर्मर में था और शायद लड़ाई के दौरान शराब पिए हुए था। प्रोटैगोनिस्ट सांस लेता है और खुद से मानता है कि उसने कभी तलवारों से लड़ना नहीं सीखा और बहुत कमजोर है। वालबर्ग उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है, कहते हुए कि उसके पिता के पास बहुत सारा लड़ाई का एक्सपीरियंस है और परिवार की टेक्निक्स विरासत में मिली हैं। प्रीस्ट बताता है कि पड़ोसी एस्टेट से एक नाइट ने अकेले ही 300 सर्वेंट सोल्जर्स को हराया। जोहान ये जानकर शॉक्ड है कि एक सिंगल नाइट इतना स्ट्रांग हो सकता है और कहता है कि यह अमेजिंग है। वो फिर सोचता है कि लड़ने की टेक्निक जरूरी है और कि उसने अपने शराबी पिता को कम आंका। फादर वालबर्ग यंग मैन को ब्लैक वुल्फ का जिक्र करते सुनता है और उसका एक्सप्रेशन हैरानी और डर में बदल जाता है। वो जोहान को कंधों से पकड़ता है और पूछता है कि क्या यह सच है कि उसने जंगल में लेजेंडरी क्रीचर को देखा। प्रोटैगोनिस्ट इसकी पुष्टि करता है और कहता है कि जोसेफ और डेल ने भी मॉन्स्टर को देखा इससे पहले कि वो बेहोश हो गए। प्रीस्ट शॉक्ड है और प्रार्थना करना शुरू करता है, भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए। जबकि यंग मैन कुछ भी समझ नहीं पा रहा, वालबर्ग फिर शेल्फ से एक पुरानी किताब उठाता है, क्यूरियस यंग मैन को कुछ जरूरी दिखाने के लिए। वो किताब खोलता है और समझाता है कि लंबे समय से ब्लैक वुल्फ्स को रीजन में एक बड़ा टैबू माना जाता है। किताब एक भेड़िए की इमेज दिखाती है जो अपने मुंह में एक व्यक्ति की बॉडी उठाए हुए है एक भयानक सीन में। प्रीस्ट्स यकीन रखते हैं कि ये क्रीचर्स उन लोगों के लिए बर्बादी और तबाही की निशानी है जो उनसे मिलते हैं। पुरानी कहानियों के मुताबिक ब्लैक वुल्व्स हमेशा दिखाई देते हैं, लोगों के लिए दुख और नुकसान लाते हुए। जोहान एक पल के लिए चुप रहता है जब वो ब्लैक वुल्व्स और उनके मतलब के बारे में जानकारी को समझता है। वो सच में यकीन नहीं करता, लेकिन सोचता है कि भेड़िया अपने पिता के साथ लड़ाई के बारे में एक चेतावनी थी और प्रीस्ट सहमत होता है। प्रीस्ट मुस्कुराता है और उसे चिंता न करने को कहता है, क्योंकि भेड़ियों के बारे में कहानियां सिर्फ पुराने लेजेंड्स हैं। वो यकीन रखता है कि भगवान उसकी मदद कर रहा है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है जो दूसरों को पहले रखता है। प्रोटैगोनिस्ट एक अजीब मुस्कान देता है और सोचता है कि क्या वो सच में एक अच्छा इंसान है जैसा फादर वालबर्ग सोचता है। अपने विचारों में वो मानता है कि उसे सच में सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाने की परवाह है ताकि अच्छे से रह सके। इस बीच एट्स एस्टेट के पास ब्रिट्स की जागीर में अफरा तफरी और दहशत का एक सीन सामने आ रहा है। आग और धुएं के बीच निराशा की चीखें हर जगह गूंजती हैं, जबकि लोग मदद के लिए गिड़गिड़ाते हैं। एक मां अपने बच्चे को कसकर गले लगाती है और पूरी घबराहट के पल में डेस्परेटली मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी गुहार को इग्नोर किया जाता है और दो बेबस और डरे हुए लोगों के साथ कुछ भयानक होने वाला है। क्रूअल्टी के एक पल में उस परिवार की जिंदगी ब्रूटली बिना किसी दया के काट दी जाती है। पीड़ितों में से एक का हाथ बेजान होकर जमीन पर गिरता है, उस खूनी रात के दुखद अंत को दिखाते हुए। दो नाइट्स बात कर रहे हैं और एक सोचता है कि लोग भागने की कोशिश क्यों करते हैं जब उन्हें वैसे भी अपने अंत से मिलना है। दूसरा स्थिति की क्रूअल्टी से सहमत होता है, लेकिन उन्होंने जो किया उसके लिए पछतावे का कोई निशान नहीं दिखाता। मर्सिनरीज फिर पीड़ितों की बॉडीज को ढेर करते हैं, सब कुछ जलाने और सबूत मिटाने की तैयारी करते हुए। उन्हें क्रूअल्टी की परवाह नहीं है, वो बस एक काम करने और सोने में भुगतान पाने के लिए वहां है। एक बड़े जलते गेट के सामने एक नाइट एक इंपोजिंग और रहस्यमय फिगर के सामने घुटने टेकता है। वो अपने सुपीरियर को करामोव नाम से बताता है कि मर्सनरीज ने काम खत्म कर दिया है और ब्रिट्स परिवार की अंगूठी सौंपता है। रहस्यमय आदमी नोबल परिवार की अंगूठी पकड़ता है जो उस दहशत की रात पूरी तरह मिटा दी गई थी। अपने हाथ की एक जकड़ से वो अंगूठी को कुचल देता है और ब्रिट्स परिवार का नाम अपनी आवाज में घृणा के साथ बोलता है। वो शिकायत करता है कि उसे ब्रिट्स से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन नाइट 2 अटैक्स भी नहीं झेल पाया। करामोव फिर अपना परिचय होली एम्पायर की तलवार
और एम्परर के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देता है। वो कहता है कि वो सील कलेक्टर भी है और अपने महाराज के आदेशों पर सभी करप्ट नोबल्स को सजा देगा। रहस्यमय वॉरियर सभी को जो एम्परर के साथ खड़े हैं उन्हें एंडलेस सोना और सम्मान का वादा करता है। एक इशारे के साथ वो अपने आदमियों को आगे बढ़ने और बिना दया के अपने रास्ते में सब कुछ तबाह करने का आदेश देता है। उसके सोल्जर्स लाल आंखों और भेड़िए की शील्ड्स के साथ मुस्कुराते हैं और अनाउंस करते हैं कि आयट्स स्टेट अगली है। प्रोटैगोनिस्ट के अजीब विजन में वापस दो वॉरियर्स अपनी इंटेंस और डेडली लड़ाई जारी रखते हैं। रहस्यमय नाइट आसानी से एक बार ब्लॉक करता है और अपने ओपोनेंट को घृणा के भाव के साथ घूरता है। ब्लैक आर्मर में वॉरियर कॉम्बैट में अपने एडवर्सरी से बहुत ज्यादा स्ट्रांग और स्किल्ड लगता है। एक क्विक और प्रिसाइज हरकत के साथ वो अपने दुश्मन को डिसार्म करने में कामयाब होता है, उसे पूरी तरह वल्नरेबल छोड़ते हुए। ओपोनेंट की तलवार हवा में उड़ती है जबकि नाइट आखिरी डिसाइसिव वॉर के लिए तैयार होता है। एक सिंगल वॉर में वॉरियर का सिर उसके शरीर से क्विकली और ब्रूटली अलग कर दिया जाता है। नाइट का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिरता है जबकि खून बैटल अरीना में हर जगह बहता है। उसका हेलमेट जमीन पर लुढ़कता है, उस खूनी मुकाबले के दुखद और अकेले अंत को दिखाते हुए। हेलमेट के नीचे से एक बेजान चेहरा दिखाई देता है, देखने वाले को सीन से शॉक्ड छोड़ते हुए। कैमरा जूम करता है और रिवील करता है कि हारा हुआ वॉरियर असल में स्टोरी का प्रोटैगोनिस्ट था। जोहान फिर अचानक निराशा की चीख के साथ जागता है, अपने बिस्तर में पसीने और हाँफते हुए। वो बिस्तर पर बैठता है और शांत होने की कोशिश करता है, यह रियलाइज करते हुए कि यह सब बस एक नाइटमेयर था। यंग मैन अपने सिर पर हाथ रखता है और गहरी सांस लेता है, अभी भी बुरे सपने की इंटेंसिटी से हिला हुआ। जब से उसने ब्लैक वुल्फ को देखा है वो कई दिनों से लगातार एक ही नाइटमेयर देख रहा है। आराम करने में असमर्थ उसे प्रीस्ट के शब्द याद आते हैं कि ब्लैक वुल्फ बर्बादी और दुर्भाग्य की निशानी है। लाल चांद पर चीखते हुए क्रीचर की इमेज उसके विचारों को परेशान करती रहती है। यंग मैन इन विचारों को दूर करने की कोशिश करता है, याद करते हुए कि प्रीस्ट ने कहा था यह सिर्फ एक पुरानी लेजेंड है। उसे यह भी याद आता है कि प्रीस्ट्स क्रीचर को डिमाइस की निशानी बुलाते हैं, जो उसे और भी ज्यादा तनाव में डालता है। प्रोटैगोनिस्ट खुद पर हंसता है, कहते हुए कि ऐसा नहीं है कि उसने भेड़िए के साथ कुछ बुरा किया कि इतनी बुरी किस्मत डिजर्व करे। वो फिर उस सीन को याद करता है जहां उसने एक विशाल पत्थर से मॉन्स्टर का सिर तोड़ दिया था और थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता है। एक शरारती मुस्कान के साथ वो खुद से मानता है कि शायद उसने क्रीचर के गुस्से को थोड़ा प्रोवोक किया। यंग मैन फिर इन बेकार के विचारों को साइड में रखने और मजबूत होने के लिए अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करने का फैसला करता है। सूरज डूबने के साथ एक पहाड़ी पर वो डिटर्मिनेशन और फोकस के साथ अपना एक्सरसाइज रूटीन शुरू करता है। अचानक एक आवाज उसे बेकार लड़का बुलाती है और दिन के अंत में उसकी भारी वर्कआउट के दौरान उसे इंटरप्ट करती है। यह उसके बड़े भाई हैं जो उसे अपने पिता के शब्द याद दिलाते हैं कि लो प्रोफाइल रखे और चुप रहे। वो उसका मजाक उड़ाना जारी रखते हैं, उसे घमंडी बुलाते हुए कि वो अभी भी सोचता है कि वो स्ट्रांग है। अपनी पिटाई के बाद भी दोनों उस पर आरोप लगाते हैं कि वो सिर्फ बातें करता है, कहते हुए कि लकड़ी काटने से वो स्ट्रांग नहीं बनेगा। वो उसकी स्किल्स पर हंसते हैं, कहते हुए कि एक लॉग तोड़ना सिर्फ एक लो लेवल पार्टी ट्रिक है। अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ जोहान चुपचाप अपने बारे में ताने सुनता है कि वो कभी गार्ड में शामिल नहीं हो पाएगा। वो फिर अपनी मुट्ठी भींचता है और सामने के पेड़ पर फोकस करता है, अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार होते हुए। एक सिंगल पंच के साथ वो पेड़ के तने को कई टुकड़ों में इंप्रेसिव ताकत के साथ तोड़ देता है। उसके भाइयों की आंखें फैल जाती हैं और उनके जबड़े शॉक में गिर जाते हैं, यकीन नहीं कर पाते कि उन्होंने अभी क्या देखा। प्रोटैगोनिस्ट अपने वार से पेड़ को आधे में तोड़ देता है, अपनी इंटेंस ट्रेनिंग के नतीजे दिखाते हुए। वो फिर एक ईविल मुस्कान के साथ अपने भाइयों की तरफ मुड़ता है और उन्हें दोहराने को इनवाइट करता है कि उन्होंने अभी क्या कहा। डरकर दोनों भाई भाग जाते हैं, वादा करते हुए कि वो अपने पिता को सब कुछ बता देंगे जो हुआ। जोहान सांस लेता है और उन्हें पैथेटिक बेवकूफ बुलाता है कि वो इस बारे में नहीं सोचते कि वो भविष्य में खुद को कैसे सपोर्ट करेंगे। वो फिर दूसरों के बारे में चिंता न करने और मजबूत बनने के लिए अपनी ट्रेनिंग पर वापस जाने का फैसला करता है। अचानक एक आवाज पीछे से उसे इंटरप्ट करती है, कहते हुए कि उसके भाइयों ने उनके पिता के बारे में जो कहा वो सच था। यह फिलिप है जो पास आता है और कंफर्म करता है कि उनके पिता का उसे किसी भी पोजीशन पर नियुक्त करने का कोई इरादा नहीं है। प्रोटैगोनिस्ट हैरान नहीं है और कहता है कि कम से कम उसे फांसी पर नहीं भेजा गया, जो एक राहत है। बड़ा भाई पूछता है कि क्या वो निराश नहीं है, लेकिन जोहान कहता है कि वो गुजारा करने का दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा। फिलिप फिर रिवील करता है कि उनका पिता अपने छोटे भाई से डरता है, इसलिए वो उसके साथ इतनी घृणा से पेश आता है।
जोहान चुप हो जाता है और अपने भाई के शॉकिंग रेवलेशन को सुनकर उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। फिलिप समझाता है कि उसकी ताकत उनके पिता के लिए एक थ्रेट है, जो ओबीडियंट और सबमिसिव बेटे पसंद करता है। वो कहना जारी रखता है कि उनका पिता उसके जैसे बेटे चाहता है, जो उसकी आज्ञा माने, और कि जोहान बहुत इंडिपेंडेंट है। जेसन यकीन रखता है कि एक दिन उसके बेटे की ताकत उससे सब कुछ ले लेगी, जैसे उसने अपने ही पिता के साथ किया। यंग मैन कहानी से हैरान है, लेकिन जल्द ही हंस देता है, पूरी चीज को नॉनसेंस बुलाते हुए। फिलिप फिर एक नौकर से एक बैग लाने को कहता है और अपने छोटे भाई को कुछ देने की तैयारी करता है। नौकर बैग खोलता है और प्रोटैगनिस्ट को उसकी कंटेंट्स दिखाता है, जो यह देखने के लिए उत्सुक है कि यह क्या है। जोहन की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती हैं, जबकि वो सोचता है कि बैग के अंदर क्या है। बड़ा भाई समझाता है कि यह एक कोट और आर्मर का एक चेस्ट प्लेट है, जो कासल में रखा हुआ था। वो कहता है कि वो किसी केपेबल इंसान को डिसमिस करने के लिए इतना बेवकूफ नहीं है और कि वो उनके पिता जैसा नहीं है। एक डिटर्मिन्ड नजर के साथ जोहान ध्यान से अपने बड़े भाई फिलिप के शब्द सुनता है। फिलिप वादा करता है कि जब वो एस्टेट का लॉर्ड बनेगा तो वो उसे एड्स गार्ड के कैप्टन के रूप में नियुक्त करेगा। जोहान वापस चिल्लाता है कि उसने कभी पहली जगह में मुसीबत शुरू नहीं की, अपने बड़े भाई के आरोपों के खिलाफ अपना बचाव करते हुए। फिलिप फिर उसे कुछ फेंकता है और जाने के लिए मुड़ता है, प्रोटैगनिस्ट को गिफ्ट के साथ अकेला छोड़ते हुए। बड़ा भाई अपने नौकर के साथ चला जाता है, जबकि सूरज एक खूबसूरत सीन में क्षितिज पर डूबता है। प्रोटैगनिस्ट दोनों को जाते हुए देखता है और अचानक एक अजीब फीलिंग उस पर आती है। वो फिर आर्मर के चेस्ट प्लेट को देखता है और रियलाइज करता है कि यह बिल्कुल वही है जो उसके नाइटमेयर में था। बड़ी आंखों के साथ वो सोचता है कि क्या उस आर्मर को पहनने से वो अपने सपने की तरह उसी दुखद अंत तक पहुंचेगा। लेकिन किसी वजह से वो महसूस करता है कि वो इस किस्मत को पार कर सकता है और अपनी कहानी के कोर्स को बदल सकता है। बिना किसी सबूत के भी वो अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करता है और उसे दिया गया गियर पहनने का फैसला करता है। वो आर्मर और केप पहनता है, जो भी आगे आए उसके लिए ज्यादा मजबूत और तैयार महसूस करते हुए। सूरज पूरी तरह डूब जाता है और रात आ जाती है। यंग मैन के लिए नई चुनौतियां और रोमांच लाते हुए एक लोकल टैवर्न में ग्रामीण गांव की हाल की घटनाओं के बारे में जोश से बात करते हैं। एक आदमी सबको बताता है कि जोहान एक प्योर और न्यायप्रिय हीरो है, जिसने डेल और जोसेफ को भेड़ियों से बचाया। दूसरे सहमत होते हैं, कहते हुए कि वो अपने पिता से कहीं ज्यादा नोबल है, जो एक शराबी और औरतबाज है। एक हुड में आदमी बातचीत सुनता है और अपना एल का मग पकड़े हुए चुपचाप हंसता है। एक और ग्रामीण अपने मग को इतनी जोर से पकड़ता है कि वो टूट जाता है, जबकि वो लॉर्ड की आलोचना से सहमत होता है। डेल का पिता फिर अनाउंस करता है कि ड्रिंक्स उसकी तरफ से हैं और कि सब जितना चाहें उतना पी सकते हैं। वो अपना मग उठाता है और यंग जोहान के लिए टोस्ट करता है, न्यायप्रिय नाइट, जिसने उसकी बेटी को खतरे से बचाया। आदमियों में से एक हुडेड अजनबी से पूछता है कि वो कौन है, क्योंकि उसने उसे पहले कभी यहां नहीं देखा। रहस्यमय फिगर सार्कास्टिकली कमेंट करता है कि ग्रामीण एक अजनबी के सामने अपने लॉर्ड के बारे में बुरा बोलने से डरते नहीं हैं। दोनों आदमी नर्वस हो जाते हैं और स्पीचलेस रह जाते हैं, उस गलती को रियलाइज करते हुए जो उन्होंने अभी नए आने वाले के साथ की। एक दुष्ट मुस्कान के साथ हुडेड आदमी कहता है कि उनकी कहानी दिलचस्प है और ज्यादा डिटेल्स मांगता है। दोनों ग्रामीण टैवर्न में रहस्यमय फिगर की धमकी भरी नजर से पूरी तरह डरे हुए हैं। वो जोहान आइट्स के बारे में ज्यादा जानने की डिमांड करता है। जैसे रात बॉल्ट्रोदन गांव में गहरी होती है, तनाव की हवा के साथ प्रोटैगनिस्ट खुशी से सीटी बजाते हुए गांव में चलता है और एक कैप्टन के रूप में अपने भविष्य के सपने देखता है। वो कल्पना करता है कि जब फिलिप लॉर्ड बनेगा तो उसका गोल्डन रास्ता ग्लोरी के लिए आखिरकार खुल जाएगा। अचानक वो रुकता है और साइड में देखता है, जैसे उसने सड़क के बीच में कुछ अजीब नोटिस किया। वो एक शराबी आदमी को जमीन पर बेहोश देखता है और सोचता है कि एक भावी कैप्टन किसी नागरिक को इग्नोर नहीं कर सकता। एक मुस्कान के साथ वो मदद के लिए पास आता है और आदमी को घर ले जाने की पेशकश करता है। लेकिन जैसे वो आदमी को छूता है, वो अपनी गर्दन पर कुछ ठंडा महसूस करता है और उसका एक्सप्रेशन हैरानी में बदल जाता है। सपोज्ड शराबी असल में एक असैसिन है, जो उस पर अपनी गर्दन पर एक डैगर के साथ सरप्राइज से अटैक करता है। प्रोटैगनिस्ट शॉक्ड है और गांव की सड़क के बीच अनएक्सपेक्टेड अटैक से जमा हुआ है। दूरी में एक छोटा लकड़ी का घर उस खतरनाक रात के अंधेरे में अकेला रिफ्यूज लगता है। एक क्विक हरकत के साथ जोहान अटैक से मुक्त होने और रहस्यमय असैसिन से दूर जाने में कामयाब होता है। वो सोचता है कि क्या अटैक उसके पिता का किया हुआ था, लेकिन आइडिया को खारिज करता है क्योंकि वो पर्सनली आता। वो फिर अपनी सौतेली माँ और फिलिप के बारे में सोचता है, लेकिन डाउट भी करता है कि उसका भाई उसके साथ ऐसा कुछ करेगा। यंग मैन निराश हो जाता है कि वो नहीं समझ पा रहा कि असैसिन को उसे खत्म करने के लिए किसने भेजा। वो हुडेड आदमी की तरफ मुड़ता है,
और एक सीरियस और डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ पूछता है कि वो क्या चाहता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी जान के बदले में सब कुछ ऑफर करता है जो उसके पास है, लेकिन असैसिन इंटरेस्टेड नहीं लगता। रहस्यमय आदमी ठंडे से जवाब देता है कि उसके पास पहले से ही काफी ज्यादा पैसा है जो उसे चाहिए। जोहान डेस्परेट हो जाता है क्योंकि अगर पैसा मोटिव नहीं है तो उसे कोई आइडिया नहीं कि असैसिन क्या चाहता है। असैसिन फिर कहता है कि वो यंग जोहान से एक सवाल पूछेगा और उसे अपने तेज डैगर से धमकाता है। वो चेतावनी देता है कि अगर उसे जवाब पसंद नहीं आया तो वो हरकत करने में झिकेगा नहीं। आदमी का डैगर किसी डार्क चीज से सना हुआ है और वो इसे प्रोटैगनिस्ट की गर्दन पर दबाता है। जोहान नर्वस हो जाता है और सोचता है कि क्या आदमी उसे खत्म कर देगा अगर वो सवाल का गलत जवाब देता है। उसे अपनी पिछली लाइफ के एक जॉब इंटरव्यू की याद आती है और परफेक्ट जवाब देने के लिए तैयार होता है। असैसिन फिर सवाल पूछने के लिए तैयार होता है और यंग मैन सुनने और जवाब देने की हिम्मत जुटाता है। अपने हुड के नीचे से एक रहस्यमय नजर के साथ आदमी अपना डिसाइसिव सवाल पूछने के लिए झुकता है। वो प्रोटैगनिस्ट की फिजिक की तारीफ करता है और पूछता है कि क्या वो सच में उस सुअर जिजन का बेटा है। जोहान ऐसी अजीब पूछताछ पर कैसे रिएक्ट करे यह नहीं जानता। वो गुस्से में अपने दांत पीसता है और सोचता है कि उस पल में अपनी जान बचाने के लिए उसे क्या कहना चाहिए। बहुत नर्वसली वो जवाब देता है कि कभी कभी सुअरों की लाइन से एक शेर पैदा हो सकता है। असैसिन एक पल के लिए चुप रहता है, प्रोटैगनिस्ट को स्थिति के बारे में और भी ज्यादा तनाव में डालते हुए। जोहान सोचता है कि क्या उसने गलत जवाब दिया और क्या उसकी किस्मत पहले से ही इसकी वजह से सील्ड है। अचानक हुडेड आदमी जोर से और डरावनी तरीके से हंसना शुरू करता है, यंग मैन को कंफ्यूज्ड छोड़ते हुए। असैसिन कहता है कि उसे जवाब पसंद आया, लेकिन उसे जाने देने से इनकार करता है, उसे डेस्परेट बनाते हुए। एक दुष्ट मुस्कान के साथ वो कहता है कि इस पल से जोहान उसका है और किसी और का नहीं। प्रोटैगनिस्ट शॉक में असफल है, समझने में असमर्थ कि रहस्यमय आदमी उन शब्दों से क्या मतलब रखता है। हमें पता चलता है असैसिन का नाम केगल है, नेसोस गिल्ड का पॉइजन मास्टर और एम्पायर का सबसे बड़ा असैसिन। उसने अनगिनत मिशंस के जरिए अपनी सोर्ड्समैनशिप को परफेक्ट किया और वेनोमस सर्पेंट के नाम से जाना गया। हालांकि केगल की एक सीरियस प्रॉब्लम थी। वो अपनी टेक्निक्स को इनहेरिट करने के लिए कोई सक्सेसर नहीं ढूंढ पा रहा था। उसने हर जगह खोजा, लेकिन सिर्फ बेकार कीड़े मिले जो कभी सच में उसके सक्सेसर नहीं बन सकते थे। कुछ ने पोटेंशियल भी दिखाया, लेकिन वो सम्मान से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे और असैसिन्स बनने से इनकार कर दिया। एक नाइट ने टेक्निक्स सीखने से इनकार कर दिया, कहते हुए कि वो अपने सम्मान को दाग लगाने के बजाय वहीं अपना अंत देखना पसंद करेगा। बिना किसी झिझक के केगाल ने आदमी की इच्छा पूरी की और उसे बिना किसी दया के खत्म कर दिया। अरीना के बीच में नाइटली परिवारों के 30 से ज्यादा वारिसों ने मास्टर असैसिन के हाथों वही अंत देखा। इम्पेशेंट उसने अपनी सक्सेशन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तलाश में एम्पायर की विच से मुलाकात की। विच ने कहा कि वो जिस डिसाइपल को ढूंढ रहा था वो एक छोटी भूली हुई रूरल टेरिटरी में था। उसने रिवील किया कि वो आइट्स कास्टल के शराबी और औरतबाज लॉर्ड के बेटों में से एक था। कायगाल को शक था कि उसका सक्सेसर ऐसी दुखी जगह पर होगा जहां एक कॉइन से आधी जमीन खरीदी जा सकती है। विच हंसी और कहा कि अगर उसकी भविष्यवाणी वादे के मुताबिक सच नहीं होती तो वो उसके पैसे वापस कर देगी। असैसिन ने बेट स्वीकार किया क्योंकि वो जानता था कि आप विच से बस पैसे नहीं ले सकते। उसने उस पर यकीन करने का फैसला किया क्योंकि उसने पहले से ही बहुत समय बर्बाद किया था और देखने के लिए कहीं और नहीं बचा था। लेकिन एट्स एस्टेट पर पहुंचने के बाद भी भविष्यवाणी के बारे में डाउट अभी भी उसे परेशान करता था। उसने फैसला किया कि अगर उसे लड़का पसंद नहीं आया तो वो उसे बिना दूसरी सोच के वहीं खत्म कर देगा। प्रेजेंट में वापस केगाल कहता है कि उसके पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है और कि जोहान उसका सक्सेसर होगा। वो यंग मैन को उसकी सोर्ड्समैनशिप सीखने या वहीं उसके हाथों अपना अंत देखने का चॉइस देता है। प्रोटैगनिस्ट अनएक्सपेक्टेड प्रस्ताव से शॉक्ड है और स्थिति पर कैसे रिएक्ट करे यह नहीं जानता। निराशा और कंफ्यूजन के एक पल में वो चिल्लाता है और पूछता है कि उसे सीखने के लिए कितना भुगतान करना होगा। केगल इरिटेट हो जाता है और वापस चिल्लाता है कि वो सोर्ड्समैनशिप लेसन के लिए पैसे नहीं ले रहा। जोहान की आंखें लालच से चमकने लगती हैं जब वो रियलाइज करता है कि वो एक मास्टर से फ्री लेसन्स पाने वाला है। अपनी चमकती आंखों के साथ यंग मैन कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी मास्टर असैसिन जैसे किसी का इंतजार किया। केगल फिर उसे चेतावनी देता है कि उसकी सोर्ड्समैनशिप एक असैसिन की है, एक सम्मानित नाइट की नहीं। वो चेतावनी देता है कि उसकी टेक्निक्स सीखना उसे अपनी बाकी जिंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए एक अपमान के रूप में मार्क करेगा। लेकिन जोहान चिल्लाता है कि उसे सम्मान या शर्म की परवाह नहीं है और आदमी से उसे सिखाने की गुहार लगाता है। असैसिन स्वीकार करता है, कहते हुए कि उसने अपनी पूरी खोज की जिंदगी में
ऐसा लड़का कभी नहीं देखा। प्रोटैगोनिस्ट फिर कुछ याद करता है और अपने नए मास्टर से एक जरूरी डिटेल के बारे में पूछता है। पैसे के लिए चमकती आंखों के साथ वो पूछता है कि अगर वो लेसन सीखता है तो क्या उसे अलाउंस मिलेगा। खैर, केगाल यंग मैन को एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ घूरता है, सोचते हुए कि यह लड़का वाकई बाकी सबसे अलग है। एड्स के कासल पर टेरिटरी का लॉर्ड कुछ गार्ड्स के साथ अपने घोड़े पर जाने की तैयारी करता है। वो अनाउंस करता है कि इंस्पेक्शन खत्म हो गया है और कि वो थोड़ी देर के लिए जा रहा है, अपनी पत्नी और सबसे बड़े बेटे को छोड़ते हुए। फिलिप अलविदा कहता है और बताता है कि वो कासल का ध्यान रखेगा, जबकि उसका पिता बिजनेस पर दूर है। जोहान की सौतेली मां कहती हैं कि चाहे उसका स्टेप्सॉन कितना भी लड़े, कासल एक दिन उसका होगा। लेकिन फिलिप उसे काटता है, कहते हुए कि कासल का अगला लॉर्ड वो होगा और उसके परिवार में कोई और नहीं। जेसन शिकायत करता है कि वो उनकी बहस से थक गया है और उन्हें जो चाहे करने को कहता है। सबसे बड़ा बेटा फिर उसे याद दिलाता है कि जोहन अभी तक वापस नहीं आया है और पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। लॉर्ड सबसे छोटे बेटे का नाम सुनकर ही गुस्से में अपने दांत पीसता है, जिसने उसकी अवज्ञा की। फिलिप अपने पिता की रिएक्शन से डरता है, लेकिन अपना कंपोजर बनाए रखता है और एक क्लियर जवाब का इंतजार करता है। जेसन फिर कहता है कि उस लड़के पर समय बर्बाद न करें, क्योंकि उसकी जिंदगी उसके लिए मायने नहीं रखती। सबसे बड़ा बेटा सहमत होता है और अपने पिता से माफी मांगता है, अपनी आज्ञाकारिता और सबमिशन दिखाते हुए। अपने विचारों में फिलिप सोचता है कि जोहान कहाँ है और उस पल में क्या कर रहा है। जंगल में कैगाल कहता है कि उसे ट्रेनिंग शुरू करने से पहले यंग मैन की स्किल्स चेक करनी है। प्रोटैगोनिस्ट एक तलवार उधार मांगता है, समझाते हुए कि वो लड़ाइयों में अपनी खुद की तलवार बहुत बार तोड़ता है। असैसिन सोचता है कि लड़का लापरवाह है और कि उसे उसके बारे में कुछ भी पसंद नहीं है। उसे खत्म करने के आइडिया पर विचार करते हुए हाथ में तलवार के साथ वो अपने नए डिसाइपल से पूछता है कि क्या वो स्किल टेस्ट के लिए तैयार है। जोहान एक एक्साइटेड मुस्कान के साथ कंफर्म करता है और मास्टर को अपनी पूरी पोटेंशियल दिखाने के लिए तैयार होता है। दोनों गहरे जंगल में आमने सामने होते हैं और यंग मैन एक बहुत अजीब और ऑकवर्ड फाइटिंग स्टांस लेता है। केगल सांस लेता है और सोचता है कि स्टांस एक नाइट के बेटे के लिए भयानक है और उसे खत्म करने का फैसला करता है। लड़का फिर पूछता है कि क्या वो जैसे चाहे वैसे लड़ सकता है और उसका मास्टर उसे कोई भी मेथड इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। एक दुष्ट मुस्कान के साथ केगल कहता है कि वो मुक्के, पत्थर या ब्लेड्स इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोटैगोनिस्ट फिर अपने नंगे हाथों से उधार ली हुई तलवार तोड़ देता है, मास्टर को शॉक्ड करते हुए। ब्लेड टूटने की आवाज जंगल में गूंजती है, जबकि टुकड़े हर जगह उड़ते हैं। केगाल की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती हैं, लड़के की बेहिसाब ताकत पर यकीन करने में असमर्थ। उस पल में वो रियलाइज करता है कि विच की भविष्यवाणी के बारे में उसके सारे डाउट्स बेबुनियाद थे। तलवार के टुकड़े चांद की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे मास्टर असैसिन अपने नए डिसाइपल को घूरता है, वो रियलाइज करता है कि यंग मैन राक्षसी तरीके से स्ट्रांग है और कि विच उसकी पोटेंशियल के बारे में सही थी। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ जोहन सिर्फ अपनी मुट्ठियों और अपनी रॉ ताकत का इस्तेमाल करके अटैक करने के लिए तैयार होता है। पूर्णिमा का चांद सीन को रोशन करता है, जबकि तलवार के टुकड़े उन दोनों के चारों तरफ धीरे धीरे गिरते हैं। असैसिन लड़के पंच से पैदा हुए हवा के दबाव से शॉक्ड है और इम्पैक्ट के लिए तैयार होता है। वो जानता है कि अगर वो उस वार से टकराया तो उसकी हड्डियां और मसल्स पूरी तरह कुचल जाएंगी। और इस तरह कैगाल समझ जाता है कि वो एक इंसान से नहीं लड़ रहा, बल्कि एक जंगली शेर से। गुस्से से जलती आंखों के साथ जोहान अपनी मुट्ठी के साथ आगे चार्ज करता है, अटैक करने के लिए तैयार। हालांकि मास्टर असैसिन अमेजिंग स्पीड के साथ हरकत करता है और आसानी से वॉर को डॉज कर लेता है। कैगाल अपनी सर्पेंट टेक्निक इस्तेमाल करता है, एक फ्लूइड और अनप्रेडिक्टेबल तरीके से हरकत करते हुए, प्रोटैगनिस्ट को कंफ्यूज करते हुए। यंग मैन मास्टर की हरकतों से शॉक्ड है और प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वो कहां जाएगा। असैसिन फिर ब्लेड की फ्लैट से उस पर अटैक करता है, उसे एक प्रिसाइज स्ट्राइक के साथ सीधे मारते हुए। जोहन इम्पैक्ट से जमीन पर गिरता है और दर्द में चिल्लाता है। अपने नए मास्टर के अटैक की ताकत महसूस करते हुए वो मुश्किल से उठता है, जबकि कैगाल उसे दूरी से एक सीरियस ठंडी एक्सप्रेशन के साथ देखता है। मास्टर कमेंट करता है कि उसने उसे ब्लेड की फ्लैट से मारा और कि वो हैरान है कि वो बेहोश नहीं हुआ। वो लड़के की रेजिलियंस की तारीफ करता है और कहता है कि अगर वो 1000 साल पहले पैदा हुआ होता तो वो एक लेजेंडरी हीरो होता। असैसिन फिर उसे एक क्रिटिकल कमजोरी की चेतावनी देता है जो भविष्य में उसकी जान ले सकती है। एक सीरियस नजर के साथ वो चेतावनी देता है कि अगर यंग मैन इस फ्लॉ को ठीक नहीं करता तो वो जरूर अपना अंत देखेगा। जोहन रेवलेशन से शॉक्ड है और सोचता है कि उसके मास्टर का उस चेतावनी से क्या मतलब है।
केगल समझाता है कि प्रोटैगनिस्ट अपनी ताकत को कंट्रोल नहीं कर सकता और कि यह एक दिन उसकी बर्बादी होगी। यंग मैन क्लेम पर डाउट करता है, कहते हुए कि ऐसा नहीं है कि वो अपनी खुद की ताकत से खुद पर अटैक कर रहा है। मास्टर फिर डैगर्स का एक सेट दिखाता है और अपने डिसाइपल के लिए एक नई चुनौती के लिए तैयार होता है। वो अपनी तलवार लेता है और लड़के को फिर से अपनी पूरी ताकत और पावर के साथ उस पर अटैक करने की चुनौती देता है। एक चैलेंजिंग नजर के साथ वो वादा करता है कि अगर यंग मैन अपनी खुद की तलवार के बजाय उसकी तलवार तोड़ने में कामयाब होता है तो वो उसे 50 गोल्ड देगा। प्रोटोगोनिस्ट की आंखें गोल्ड शब्द पर लालच से चमक जाती हैं और उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। वो चैलेंज को वहीं स्वीकार करता है और मास्टर की तरफ भागता है, उससे अपना वादा रखने के लिए चिल्लाते हुए। यंग मैन फिर एक पेड़ को एक इम्प्रोवाइज्ड हथियार के रूप में इस्तेमाल करके अटैक करने की तैयारी करता है। दोनों हथियारों के बीच टक्कर वायलेंट है और इम्पैक्ट की ताकत से हर जगह चिंगारियां उड़ती हैं। प्रोटोगोनिस्ट वॉर के रिकॉइल को महसूस करता है और उस ताकत के खिलाफ अपने दांत पीसता है जो उसका मास्टर इस्तेमाल कर रहा है। उसकी आंख से कुछ टपकता है और वो रियलाइज करता है कि लड़ाई का इम्पैक्ट उसके शरीर पर असर डाल रहा है। यंग मैन अपने पिता के साथ अपनी लड़ाई याद करता है और रियलाइज करता है कि स्थिति पहले जैसी ही है। केगल फिर कहता है कि लड़का अपनी खुद की ताकत से हारा और कि उसे इसे कंट्रोल करना सीखने की जरूरत है। वो उसे चेतावनी देता है कि अगर वो अपनी पावर को कंट्रोल करना नहीं सीखता तो वो एक दुखद और इनेविटेबल अंत देखेगा। मास्टर एक ब्लेड फ्रैगमेंट फेंकता है जो डिसाइपल के आर्मर में धंस जाता है स्किल के टेस्ट के रूप में। एक डिटरमिन्ड नजर के साथ जोहान समझ जाता है कि उसे सरवाइव करने के लिए अपनी ताकत को कंट्रोल करना सीखने की जरूरत है। केगल उसे देखता है और कहता है कि जब वो अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख जाएगा तो अमेजिंग चीजें पॉसिबल होंगी। तलवार के शीथ के साथ मास्टर प्रोटैगनिस्ट के आर्मर पर एक क्विक और प्रिसाइज वार देता है। यंग मैन के पास मुश्किल से रिएक्ट करने का समय है और शीथ आर्मर को काट देता है जैसे ये एक तेज ब्लेड हो। वो शॉक्ड है ये रियलाइज करके कि उसके मास्टर ने सिर्फ शीथ से उसके आर्मर को काटने में कामयाब रहा। असैसिन समझाता है कि जब आपके पास अपनी ताकत का कंट्रोल है तो आप कुछ भी काट सकते हैं, बिना ब्लेड के भी। एक दुष्ट मुस्कान के साथ वो कहता है कि वो मुश्किल से कल्पना कर सकता है कि लड़का कितना पावरफुल बनेगा। मास्टर फिर कहता है कि बस बातें काफी हो गईं और असली ट्रेनिंग शुरू करने का समय है। वो चेतावनी देता है कि यह मुश्किल होगी और कि यंग मैन सीखने की प्रोसेस में सरवाइव भी नहीं कर सकता। एक धमकी भरी नजर के साथ वो पूछता है कि क्या डिसाइपल आगे की चुनौती के लिए तैयार है। जोहान एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ कंफर्म करता है, कहते हुए कि वो ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह तैयार है। एड्स कासल पर जिंदगी हमेशा की तरह चलती है जबकि प्रोटैगनिस्ट अपनी ट्रेनिंग की यात्रा शुरू करता है। एक क्लोक में एक और यंग मैन गांव में चलता है, रेजिडेंट्स और लोकल गतिविधियों को देखते हुए। थका हुआ और चोटिल, जोहान अपने नए असैसिन मास्टर के साथ अपनी इंटेंस ट्रेनिंग जारी रखता है। वो सोचता है कि वो रोकना सीख रहा है, लेकिन उसे अभी भी अपनी ताकत को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल लगता है। अचानक वो साइड में देखता है और कुछ देखता है जो कासल के कोर्टयार्ड के बीच में उसका ध्यान खींचता है। वो आर्मर और शील्ड्स के साथ एल्वन सोल्जर्स के एक ग्रुप को एक गेट के सामने खड़े देखता है। प्रोटैगनिस्ट पास आता है और पूछता है कि वो कौन है, लेकिन गार्ड्स में से एक उसे आगे जाने से रोकता है। जोहान नाराज हो जाता है और इस जगह पर गार्ड के अथॉरिटी पर सवाल उठाता है उसे आदेश देने के लिए। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ सोल्जर अपनी और अपने ग्रुप की पहचान रिवील करने की तैयारी करता है। वो कहता है कि वो अकीटन के वुल्व्स हैं, मर्सनरी गिल्ड जो सीधे उसकी महामहिम से जुड़ी है। प्रोटैगनिस्ट मर्सनरीज सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और पे के बारे में पूछता है। सोल्जर्स हंसते हैं और कहते हैं कि वो प्रति जॉब 2 गोल्ड कॉइन्स कमाते हैं, जो एक कैप्टन से बहुत ज्यादा है। वो ये भी कहते हैं कि जो मायने रखता है वो स्किल है, न कि आपकी मसल्स का साइज। एक अच्छा मर्सनरी बनने के लिए जोहन की आंखें लालच से चमकती हैं जब वो पैसे के बारे में सोचता है और करियर चेंज पर विचार करता है। गोल्डन आर्मर में एक रहस्यमय आदमी यंग मैन के मर्सनरीज के साथ इंटरैक्शन को दूर से देखता है। इंपोजिंग फिगर, मजबूत कदमों और एक इंटिमिडेटिंग उपस्थिति के साथ प्रोटैगनिस्ट के पास आता है। जोहान की आंख रहस्यमय वॉरियर की इमेज को रिफ्लेक्ट करती है और वो अपनी रीढ़ में एक कंपी महसूस करता है। एक अजीब फीलिंग उस पर आती है और उसका हाथ इंस्टिंक्टिवली अपनी तलवार की मूठ पर जाता है। वो हथियार निकालने के लिए तैयार होता है, जैसे एक डेडली और पावरफुल दुश्मन का सामना कर रहा हो। यंग मैन कंफ्यूज्ड है और सोचता है कि वो रहस्यमय आदमी के प्रति इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहा है। एल्वन नाइट्स में से एक उस पर चिल्लाता है लॉर्ड करामोफ के सामने अपनी तलवार निकालने की हिम्मत करने के लिए, लेकिन रहस्यमय फिगर उसे रोकता है और कहता है कि सब ठीक है। गोल्डन आर्मर में एक सफेद घोड़े पर बैठे करामोफ यंग मैन को एक इंटिमिडेटिंग नजर से घूरता है। अपनी चमकती लाल आंखों के साथ वो पूछता है
कि वो लड़का कौन है जिसने तलवार के साथ उसे चैलेंज करने की हिम्मत की। जोहान पसीना बहाना शुरू करता है और रहस्यमय नाइट की इंपोजिंग उपस्थिति में नर्वस हो जाता है। सोल्जर्स से घिरा हुआ वो खुद को हाउस एड्स के जोहान के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। शांत रहने की कोशिश करते हुए गोल्डन आर्मर में वॉरियर अपना असली आइडेंटिटी रिवील करने की तैयारी करते हुए अपने हेलमेट की तरफ एक हाथ उठाता है। वो फिर अपना हेल्म हटाता है और प्रोटैगोनिस्ट को अपना चेहरा दिखाता है, जो उसे डर और जिज्ञासा के साथ घूरता है। आदमी अपना परिचय कारामोव के रूप में देता है, होली एम्पायर के इंपीरियल गार्ड का एक नाइट। जोहान रियलाइज करता है कि उसकी रिएक्शन इंस्टिंक्टिव थी और कि उसने बिना सोचे भी अपने हाथ को तलवार पर रख दिया। उसने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, न तब जब उसने ब्लैक वुल्फ देखा और न ही जब उसके पिता ने उसे खत्म करने की कोशिश की। कारामोव की किलिंग इंटेंट इतनी सफोकेटिंग है कि यंग मैन डर से पूरी तरह जमा हुआ महसूस करता है। ये ऐसा है जैसे वो एक बेबस खरगोश है जो एक रिलेंटलेस और बहुत पावरफुल शिकारी का सामना कर रहा है। वो एक टॉप हंटर के सामने शिकार की तरह महसूस करता है और ठंडी अथॉरिटेटिव आवाज के साथ पसीना उसके चेहरे से टपकता है। एल्विन नाइट प्रोटैगनिस्ट को तुरंत उसके रास्ते से हटने को कहता है। यंग मैन पसीना बहाना जारी रखता है। वॉरियर की ओवरवेलमिंग आभा के सामने डर से उसका शरीर कांप रहा है। एक ठंडक उसकी रीढ़ से नीचे जाती है और वो आदमी की उपस्थिति से पूरी तरह शॉक में है। मर्सनरीज उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे अगली बार किसी से टकराने पर ज्यादा सावधान रहने को कहते हैं। एल्विन सोल्जर्स में से एक हंसता है और कहता है कि उसे नहीं पता कि डरे हुए लड़के के लिए कोई अगली बार होगी भी। ट्रेनिंग में एक नाइट जिसका नाम जेन है कारामोव से पूछती है कि क्या यंग मैन को वहां छोड़ना ठीक है। एक मुस्कान के साथ वो कहता है कि वो इतने अच्छे दिन पर सीन नहीं बनाना चाहता। वो फिर अपने आदमियों के साथ कासल में प्रवेश करता है, जोहान को पीछे अकेला और इस सबसे कंफ्यूज छोड़ते हुए। प्रोटैगोनिस्ट चुप रहता है, एम्परर के एक नाइट के अचानक आने के बारे में सोचते हुए। फिलिप कारामोव के आने की बात सुनकर शॉक्ड है और कासल के कोर्टयार्ड में उसका स्वागत करने के लिए भागता है। वो सोचता है कि इतना जरूरी फिगर इस तरह की भूली हुई जगह पर क्यों आएगा। सांस फूलने के बाद वो अपना परिचय हाउस एट्स के अगले लॉर्ड के रूप में देता है और विजिट की वजह पूछता है। जोहान की सौतेली मां अपने बेटे जॉन के साथ दिखाई देती है और एम्परर के नाइट को एक सेडक्टिव मुस्कान के साथ उसकी अच्छी लुक्स की तारीफ करती है। वो कहती है कि अगर वो जानती कि वो एग्जिस्ट करता है तो वो बाद में शादी करती। वो फिर उसे कासल के अंदर इनवाइट करती है, लेकिन कारामोव उसकी उपस्थिति को पूरी तरह इग्नोर करता दिखता है। फिलिप महिला के एटीट्यूड से नाराज हो जाता है और सोचता है कि क्या नाइट उसे सुन भी रहा है। गोल्डन आर्मर में वॉरियर फिर कासल में प्रवेश करता है और बिना परमिशन के लॉर्ड के थ्रोन पर बैठ जाता है। एक ठंडी अथॉरिटेटिव आवाज के साथ वो पूछता है कि जीजन, इन जमीनों का लॉर्ड कहां है। फिलिप और उसकी सौतेली मां नाइट की हिम्मत से शॉक्ड हैं और रिएक्ट करना नहीं जानते। यंग हेयर उसे अपने पिता को इतने डिसरिस्पेक्टफुली संबोधित करने के लिए फटकारने की कोशिश करता है, लेकिन सौतेली मां उसे इंटरप्ट करती है, कहते हुए कि इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि वो एम्पायर का सबसे बड़ा नाइट है। फिलिप रियलाइज करता है कि महिला अपने खुद के बेटे को प्रमोट करने के लिए अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। कारामोव फिर सबको चुप रहने और तुरंत उसकी नजर से दूर हो जाने के लिए चिल्लाता है। वो एक ड्रिंक मांगता है और कहता है कि वो कासल के अंदर लॉर्ड जीजन का इंतजार करेगा। अपने हाथ में तलवार के साथ वो धैर्य से हाउस एट्स के लॉर्ड के आने का इंतजार करता है, हिसाब चुकता करने के लिए। इस बीच जोहान अपनी इंटेंस ट्रेनिंग जारी रखता है, अपने मास्टर के साथ अपनी स्किल्स सुधारते हुए। कारामोव अपना हेल्म उतारता है, अपना कॉन्फिडेंट चेहरा रिवील करते हुए, जबकि वो आने वाले कॉन्फ्रंटेशन का इंतजार करता है। दोनों वॉरियर्स एक कलिजन कोर्स पर दिखते हैं और उनकी किस्मतें जल्द ही क्रॉस करेंगी। ट्रेनिंग के दौरान केगल अपने डिसाइपल पर फोकस करने और डिस्ट्रैक्ट न होने के लिए चिल्लाता है। यंग मैन दर्द में अपने दांत पीसता है, जबकि वो अपने मास्टर के स्विफ्ट और प्रिसाइज अटैक्स को डॉज करने की कोशिश करता है। उसकी गर्दन पर एक छोटा सा कट दिखाई देता है, दिखाते हुए कि वो समय पर वॉर डॉज नहीं कर पाया। असैसिन उसे चेतावनी देता है कि अगर डैगर्स पॉइजन्ड होते तो वो पहले से ही बेजान होता। प्रोटैगोनिस्ट माफी मांगता है और कहता है कि कुछ अजीब लग रहा है क्योंकि एम्परर के नाइट्स गांव में आए हैं। उसे अजीब लगता है कि बाहर के नाइट्स कास्टल के एंट्रेंस को कंट्रोल कर रहे हैं जो उसके परिवार की है। एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो कहता है कि उनके लिए गेट्स बंद करना और एक्सेस कंट्रोल करना कोई मतलब नहीं रखता। केगाल पूछता है कि वो इसके बारे में क्या कर सकता है, भले ही स्थिति सस्पिशियस और अजीब है। मास्टर समझाता है कि कारामोव कॉन्टिनेंट का सबसे मजबूत वॉरियर है और एम्पायर की सेंट्रल पावर। जोहन हैरान है और पूछता है कि क्या एल्विन नाइट उसके असैसिन मास्टर से ज्यादा स्ट्रांग है।
असैसिन एक पल के लिए चुप रहता है। उसके चेहरे पर एक सीरियस और सोचने वाला एक्सप्रेशन है। वो फिर मानता है कि अगर उसे करामोव का सामना करना पड़ा तो वो बिना दूसरी सोच के भाग जाएगा। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि आप सिर्फ लड़ाई का आउटकम खत्म होने के बाद जानते हैं, लेकिन अपने मास्टर से एक थप्पड़ खाता है। कैगाल उस पर चिल्लाता है कि अपनी जगह जाने, कहते हुए कि वो मुश्किल से अपनी खुद की ताकत कंट्रोल कर सकता है। वो उसे एक लड़का बुलाता है जो सोर्ड्समैनशिप की बेसिक्स भी नहीं जानता और नाइट के खिलाफ कोई चांस नहीं है, लेकिन एक डिटरमिन्ड नजर के साथ यंग मैन कहता है कि वो ट्रेन करेगा और जो भी आए उसके लिए तैयार रहेगा।